Hello students, welcome to Expansion Path Academy. My name is Abhilash Singh Chaudhary. I am a faculty for GK and Current Affairs. तो आज की क्लास में बेसिकली हम आपका जो जीके और करंट अफेयर्स का पोर्शन था आपके क्लैट के एग्जाम में उसको डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर कि अब आप लोगों को जो हैंग ओवर एग्जाम से रिलेटेड वो भी थोड़ा खत्म हो गया होगा। तो दैट्स वाई हमने सोचा क्यों नहीं एक एनालिसिस वीडियो निकाली जाए दैट जिसमें हम स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स और जो जीके का पोर्शन है उसको डिस्कस करें। बाकी के एनालिसिस वीडियो भी हैं वो चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। बाकी के जैसे इंग्लिश का, लीगल का वो भी हमने रिव्यू कर रखा है। अभी के जो इस सेशन वीडियो है उसमें स्पेसिफिकली हम फोकस करने वाले हैं आपके करंट अफेयर्स के ऊपर और जीके के ऊपर। ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे पेपर की, अगर हम बात करें तो पूरे पेपर को हम कंसीडर कर सकते हैं इजी टू मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो बहुत के आपके इजी थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के थे। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए जो बच्चों का रिव्यू था उसमें बच्चों ने बोला कि सर जो एलआर का पोर्शन था वो डिफिकल्ट था। हम भी मानते हैं कि हाँ जो एलआर का पोर्शन था वो डिफिकल्ट था, टाइम कंज्यूमिंग था बच्चों के कंसर्न से। बट ओवरऑल पेपर की हम बात करें तो इजी टू मॉडरेट। स्पेसिफिकली अगर मैं जीके और करंट अफेयर सेक्शन की आपकी बात करूं तो जीके और करंट अफेयर का जो सेक्शन था वो भी इजी टू मॉडरेट था। बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसमें जो लो हैंगिंग फ्रूट्स थे, आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते थे, सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ कुछ क्वेश्चंस उसमें से थे जो मॉडरेट डिफिकल्टी के थे जिनमें हाँ थोड़ा सोचना पड़ रहा था। ओवरऑल देखा जाए तो टाइम लेस लगा जीके के पोर्शन को सॉल्व करने के लिए, आप वही टाइम को किसी बाकी सेक्शन में डिवोट कर सकते थे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे बहुत सारे बच्चों ने, मैंने देखा कि कुछ गलत आंसर्स भी मार्क किए हुए हैं जो उनको आते भी थे बट बिकॉज ऑफ सम कंफ्यूजन उसमें कुछ गलत मार्किंग कर दी। तो बेसिकली आज के सेशन में हम देखते हैं कि कौन कौन से आपके पैसेजेस थे और उनके क्या आपके आंसर्स होने चाहिए। तो चलिए पहले पैसेज से हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पैसेज वाज बेसिकली जो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ वॉर जो अभी चल रही है, बेसिकली हमारे जो इंपोर्ट्स जाते हैं वहां पे हम एक्सपोर्ट्स करते हैं चीजों को, उसके ऊपर जो टैरिफ लगा रखे हैं यूएस ने, पहले 25% थे फिर उसको इंक्रीज करके 50% कर दिया गया। किस तरह से जो H1B वीजा था उसका इशू भी इस पैसेज में डिस्कस किया गया है एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें इस पैसेज में डिस्कस की गई हैं। अब बेसिकली आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं पैसेज को पूरा रीड करके क्रक्स मैंने आपको पैसेज का बता दिया कि ये बेसिकली आपका जो टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लगाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उसका क्या रीजन था, उससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। तो चलिए जंप करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हम क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं दैट इज द व्हाट परसेंटेज ऑफ टैरिफ डिड प्रेसिडेंट ट्रंप इनिशियली अपोज ऑन इंडियन इंपोर्ट्स। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा बच्चे देखने वाला, इनिशियली। बहुत सारे बच्चों ने इस इनिशियली वर्ड को मिस कर दिया और आंसर क्या मार्क कर दिया, 50%। हाँ 50% भी इंपोज किया लेकिन इनिशियली कितना किया, इनिशियली तो जस्ट 25% ही इंपोज किया था। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी 25%। सेकेंड इज क्वेश्चन नंबर 26, what strategic reason did Donald Trump cite for penalizing India with additional tariffs apart from trade imbalances? अब उन्होंने रीजन क्या साइट किए, ऑब्वियसली जो हमारा रशिया के साथ टाइस है, हम वहां से एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम, वो सारे रीजंस थे। तो इंडियाज डिफेंस एंड एनर्जी टाइज विद रशिया, डायरेक्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ चाबहार पोर्ट फॉर इंडिया। अब चाबहार पोर्ट क्यों आ गया बीच में, क्योंकि जब यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे तो इंडिया को एक वेवर दिया था कि इंडिया जो चाबहार पोर्ट बना रहा है इंडिया की कंपनीज के ऊपर सैंक्शन नहीं लगेगी। तो दैट्स वाई यहां पे चाबहार का पोर्ट का भी क्वेश्चन आ गया। तो पूछ रहे कि चाबहार पोर्ट जो है उसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए। तो देखते हैं आपके ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन बी, एक्ट्स एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइनाज प्रेजेंस इन नियर बाय गवादर पोर्ट पाकिस्तान। जो गवादर पोर्ट है पाकिस्तान में, चाइना सी पैक के अंडर बना रहा है जिसको हम बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो एक सब प्रोजेक्ट है आपके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। उसी के अंदर चाइना क्या कर रहा है, अपनी यिनजियांग प्रोविंस को गवादर के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो गवादर जो है वो बेसिकली चाबहार पोर्ट है, एक काउंटर बैलेंस की तरह एक्ट करता है चाइना की प्रेजेंस जो गवादर में है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसी पैसेज में डिस्कस किया गया है जो आपका H1B वीजा का इशू है। H1B वीजा का इशू है बेसिकली, उसमें भी जो आपका अमेरिका उसने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। तो अब यहां पे पूछा जा रहा है कि प्राइमरी पर्पस क्या था H1B वीजा का। तो प्राइमरी पर्पस की हम बात करें, इट वाज अ नॉन इमिग्रेंट वीजा दैट अलो यूएस कंपनीज टू हायर फॉरेन प्रोफेशनल्स इन स्पेशलाइज्ड फील्ड्स। सो दिस इज द राइट आंसर,
ऑप्शन डी। अब जब यूएस जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन के द्वारा टाइम पीरियड में उन्होंने एक स्लोगन दिया था मागा। मागा बेसिकली स्टैंड्स फॉर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो देखिए फुल फॉर्म पूछ रखी है इन्होंने, तो कौन सी फुल फॉर्म होगी? ऑप्शन बी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो दिस इज द पैसेज। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट पैसेज की तरफ चलते हैं, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू जीके एंड करंट अफेयर्स। इसमें बेसिकली चेस के बारे में बताया गया है कि जो चेस है उसमें जो बेसिकली अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसी के बारे में बताया गया। पूरा पैराग्राफ हम नहीं रीड करेंगे, पैसेज नहीं रीड करेंगे, सीधा क्वेश्चंस के ऊपर जंप फॉरवर्ड करते हैं। पूछ रहे हैं कि जो चेस की ओरिजिन है वो कहां पर हुई, वेयर द ओरिजिन ऑफ चेस इज बिलीव्ड टू बी। ऑब्वियसली एंशिएंट इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में ही हमारा जो चेस है उसका ओरिजिन ट्रेस किया जाता है। फिर एंशिएंट इंडिया से पर्शिया में गया, पर्शिया से फिर वो यूरोप में गया, और यूरोप से फिर वो मॉडर्न जिसको हम चेस बोलते हैं उसके एक फॉर्म में वो तैयार होके आ गया, बट रूट्स उसकी जो है वो इंडिया में है। सो ऑप्शन सी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू अर्न द टाइटल ऑफ चेस ग्रैंड मास्टर। तो ऑब्वियसली हमें पता है विश्वनाथन आनंद, ये पहले इंडियन थे जिनको चेस ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला। उसके बाद कुछ और भी इंडियंस थे जिनको टाइटल मिला, बट फर्स्ट इंडियन जो हमारे थे दैट वाज विश्वनाथन आनंद। तो नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड चेस चैंपियन। सबसे पहला दुनिया का वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, विल्हेल्म स्टिग्लिट्ज। सो ही वाज द फर्स्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट मानूंगा कि हाँ बच्चों को चेस के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होगी, बट फिर भी न्यूज में रिकरेंट था तो उन्होंने पूछा इसको। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर सक्सेसफुली डिफीटेड गैरी कैस्पारोव द रेनिंग वर्ल्ड चेस चैंपियन इन अ टूर्नामेंट मैच। तो अब इसमें कंप्यूटर का उन्होंने पूछ लिया कि वो कौन सा कंप्यूटर था जिसने उस बंदे को डिफीट किया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डीप ब्लू। तो नेम ऑफ द कंप्यूटर वाज डीप ब्लू। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या पूछ रहे हैं यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द वेन्यू फॉर होस्टिंग द 11th एडिशन ऑफ चेस वर्ल्ड कप। जो 11th एडिशन होगा चेस वर्ल्ड कप का वो कौन सी सिटी होस्ट कर रही है? तो ये हमारा जो इंडिया का गोवा है उसमें आपका ये चेस का वर्ल्ड कप होगा। चलिए बच्चे नेक्स्ट पैसेज की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पैसेज आपका रिलेटेड टू जो पहलगाम में अटैक हुआ और उसके बाद हमने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसमें बेसिकली आप कुछ चीजें देखेंगे, जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी थी जो उसको भी हमने एबेंस में डाल दिया। इंडस वाटर ट्रीटी आपकी क्या बोलती थी? 6 रिवर्स है, इंडस प्लस इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज। 5 ट्रिब्यूटरीज कौन सी है इंडस की? झेलम, चनाब, सतलुज, रावी, ब्यास। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो थी उसको ब्रोकर करवाया था वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक वाज द ब्रोकर इन द इंडस वाटर ट्रीटी। उसमें जो 3 आपकी वेस्टर्न रिवर्स थी वो दे दी गई पाकिस्तान को। कौन कौन सी वेस्टर्न रिवर? झेलम दे दी, चनाब दे दी, इंडस दे दी। जो ईस्टर्न रिवर्स थी आपकी वो दे दी गई इंडिया को, लाइक रावी, ब्यास, सतलुज। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी थी हमने उसको अबेंस में डाल दिया आफ्टर द पहलगाम अटैक। और हमने क्या किया, जो चेक पोस्ट थी अटारी पर उसको बंद कर दिया। और हमने क्या किया बच्चे, जो पाकिस्तानी नेशनल्स हमारे इंडिया में आते थे सार्क वीजा एग्जेम्पशन के थ्रू उसको भी हमने रोक दी कि अब पाकिस्तानी नेशनल्स हमारे देश में इस रूट के थ्रू नहीं आ पाएंगे। सार्क बेसिकली स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब आप देखिएगा सार्क के बारे में एक ही लाइन है लेकिन क्वेश्चन इससे भी वो पूछेंगे कौन सा इसका मेंबर नहीं है। 4 जो डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर्स थे पाकिस्तानी हाई कमीशन की, उनको भी हमने पर्सन नॉन ग्रेटा वो डिक्लेयर कर दिया। डिप्लोमेटिक टर्म है पर्सन नॉन ग्रेटा, उसको भी हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड लास्टली जो स्ट्रेंथ थी हाई कमीशन की, ओवरऑल जो स्ट्रेंथ थी उसको हमने घटा दिया। ये हमने मेजर्स लिए पहलगाम अटैक के बाद। अब चलिए बच्चे मूव करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहलगाम अटैक है तो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया पहलगाम लोकेटेड कहां पे है। तो पहलगाम लोकेटेड आपका जो जम्मू एंड कश्मीर का अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है वहां पे पहलगाम लोकेटेड है। सो ऑप्शंस में आप देखिए ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द चेक पोस्ट
अटारी इज लोकेटेड इन, ये जो चेक पोस्ट है अटारी की, ये कहां पर लोकेटेड है? तो राइट आंसर होगा आपका नियर अमृतसर इन पंजाब। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इनमें से सार्क नेशन कौन सा नहीं है? सार्क मैंने आपको बताया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जैसे इसके अंदर आपको देश देखने को मिलेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसमें आपको भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारे इसमें आपको देश देखने को मिलेंगे सार्क में। तो यहां पे अफगानिस्तान भी है, मालदीव्स भी है, बांग्लादेश भी है, मॉरिशियस आपका सार्क का मेंबर नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मॉरिशियस। नेक्स्ट आपका 38 क्वेश्चन है, वही जो मैंने आपको बताया था फ्रेज परसोना नॉन ग्रेटा। अब पूछ रहे हैं कि भाई परसोना नॉन ग्रेटा का मतलब होता क्या है लिटरल सेंस में? तो इसका मतलब होता है बेसिकली, डिप्लोमेटिक टर्म होती है ये, एन अनवेलकम पर्सन। डिप्लोमेटिक टर्म दैट मींस एन अनवेलकम पर्सन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन वही आ गया इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। क्या बोला जा रहा है यहां पे कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उस ट्रीटी को किसने फैसिलिटेट किया था? विच ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटेड द इंडस वाटर ट्रीटी? तो मैंने आपको पहले ही बताया वर्ल्ड बैंक जो था उसने ब्रोकर किया था इंडस वाटर ट्रीटी को, मतलब वर्ल्ड बैंक ने इंडस वाटर ट्रीटी को फैसिलिटेट किया था। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चे यहां पे? ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस? इनमें से रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? तो मैंने आपको बताया इंडस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज एंड ब्यास, 5 ट्रिब्यूटरीज। अब इसमें देखो रावी भी ट्रिब्यूटरी है, झेलम भी ट्रिब्यूटरी है, चनाब भी आपकी एक ट्रिब्यूटरी है इंडस की। तो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती रिवर क्योंकि ताप्ती रिवर आपकी एक पेनिनसुलर रिवर है, दैट इज अ वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। तो इसमें आपको अगर रिवर्स की नॉलेज होती तो यू शुड हैव बीन एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। अब ये जो आपका पैसेज है ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, दैट इज द SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें बेसिकली रिसेंटली समिट हुआ था, समिट हुआ इसका चाइना में, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो भी समिट को अटेंड करने के लिए गए। अब इसमें कुछ आउटकम्स निकल कर आए, कुछ डिक्लेरेशन साइन की गई, टेररिज्म के ऊपर कुछ बात की गई, ट्रेड के ऊपर कुछ बात की गई। अब क्वेश्चंस में जब हम जंप करेंगे इसमें तो हम देखेंगे कि कुछ बच्चों ने क्या कंफ्यूजन में गलती कर दी कि जो नेक्स्ट समिट है उसको होस्ट कौन करेगा। अब यहाँ पे बेसिकली चलिए हम क्वेश्चन ही देख लेते हैं, उसके बाद ही मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। पहले आपको क्यों कंफ्यूज करूं, क्योंकि पहले ही आपका एग्जाम की वजह से दिमाग काफी कंफ्यूज्ड होगा, तो ज्यादा कंफ्यूज ना करके सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए बच्चे, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि द सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम CDF proposed by Prime Minister of India at the 25th meeting of Shanghai Cooperation Organization is intended to promote। ये जो सिविलाइजेशनल डायलॉग फॉरम था CDF, ये क्यों ऑर्गेनाइज किया गया? तो राइट आंसर होना चाहिए कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, ताकि जो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन है, लिंक है, वो इंक्रीज हो, बढ़े, और जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है वो एनहेंस हो सके। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। अब यहां पे बच्चों ने की गलती, द नेक्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ SCO इज टेकन ओवर बाय। क्या गलती की बच्चों ने यहां पे? आंसर मार्क कर दिया कजाकिस्तान। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत थी जो 23 ईयर था उसमें प्रेसिडेंसी थी इंडिया के पास, 24 में गई, 2024 में प्रेसिडेंसी गई किसके पास? कजाकिस्तान के पास। 2025 में जो प्रेसिडेंसी थी वो आ गई चाइना के पास, और 26 में प्रेसिडेंसी अब जाएगी किर्गिस्तान के पास। अब बच्चों ने बेसिकली वहां पे पढ़ा नहीं कि हमारे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है वो चाइना गए हैं या फिर क्या, क्योंकि उन्होंने पूछा नेक्स्ट प्रेसिडेंसी, नेक्स्ट जो होस्ट है वो कौन होगा। अब पैसेज में बात हो रही है चाइना की, तो चाइना ने 2025 में होस्ट किया था,
तो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी किसके पास होगी? किर्गिस्तान के पास, ना कि कजाकिस्तान के पास। तो बच्चे कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच में कंफ्यूज हुए, जिसकी वजह से आंसर गलत हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, किर्गिस्तान। तो इस तरह से भी एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, दो सिमिलर नाम देकर, जिसमें हम फंस जाते हैं। तो इसीलिए हमें इन चीजों को थोड़ा दिमाग से सोचना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई वी आर एबल टू आंसर इट राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्टेटेड दैट इंडिया स्ट्रांगली सपोर्टेड प्रोजेक्ट सच एज चाबहार पोर्ट। अब एससीओ का जो उसमें पैसेज हमने देखा पीछे, उसमें बेसिकली चाबहार पोर्ट के बारे में बात की गई है। इससे पहले का जो पैसेज था उसमें भी हमने चाबहार पोर्ट देखा। अब चाबहार पोर्ट के लिए पूछा कि पोर्ट लोकेटेड कहां पर है। तो पोर्ट लोकेटेड आपके साउथ ईस्ट ईरान में, जो ईरान का साउथ ईस्ट पोर्शन है वहां पर ये पोर्ट लोकेटेड है। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, ईरान। सिंपल, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। वेरी गुड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर इसमें से कौन नहीं है? तो देखिए, बेलारूस भी मेंबर है, ईरान और पाकिस्तान भी मेंबर है। सो म्यांमार जो है वो एससीओ का मेंबर नहीं है। तो दैट इज द ऑप्शन डी राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो सेक्रेटरीट है एससीओ का वो कहां पे लोकेटेड है। तो राइट आंसर शुड बी योर बीजिंग, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जब ये जो आपका एससीओ का 25th समिट था, ये जब कंक्लूड हुआ तो जो फाइनल डॉक्यूमेंट, फाइनल डिक्लेरेशन निकल कर आई, उस डिक्लेरेशन का क्या नाम था? तो द नेम ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ बच्चे इज तियानजिन डिक्लेरेशन। क्योंकि ये समिट हुआ कहां? चाइना की सिटी बाय द नेम ऑफ तियानजिन। तो वहां पर ये समिट हुआ और वहीं पर इस डॉक्यूमेंट जो था उसको साइन किया गया। ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट हम पैसेज देखते हैं, दैट इज रिलेटेड टू एयर इंडिया। जो अभी क्रैश हुआ था एक, जिसमें कुछ जो हमारे लोग थे, पैसेंजर्स थे, उनकी डेथ हुई थी। तो उसी से रिलेटेड ये पैसेज है। तो उसमें बेसिकली बताया गया है कि किस तरह से ये एक्सीडेंट वगैरह हुआ, कहां से कहां फ्लाइट उड़ी थी, फिर कितना कंपनसेशन वगैरह एंड ऑल दैट, वो सारी बातें इस पैसेज में करी गई हैं। पैसेज ना पढ़ के हम सीधे जंप करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहले क्वेश्चन में कह रहे कि एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 वाज ऑपरेटिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू, रूट पूछ रहे हैं। मैं नहीं मानता कि ये क्वेश्चन आसान कैटेगरी का है, क्योंकि जब भी बच्चा रीड करता है किसी चीज को तो जनरली ऐसी चीजों को तो स्किप कर दिया जाता है। वे रूट कौन पूछ रहा है, एयरक्राफ्ट जो था उसका नाम क्या है, ऐसा कौन पूछ रहा है। बट फिर भी CLAT has the habit of asking such type of questions, so you have to be very careful while reading anything, because such type of questions can also be asked in your exams. Okay, तो कहां से कहां ऑपरेट करी थी? फ्रॉम अहमदाबाद टू ऑप्शन ए, लंदन गेटविक एयरपोर्ट। अब कुछ बच्चों ने यहां पे हिथ्रो एयरपोर्ट भी मार्क किया है, बट द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लंदन गेटविक एयरपोर्ट। नेक्स्ट, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कि भाई हु इज द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ऑफ इंडिया। इंडिया की जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसका मिनिस्टर कौन है? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, श्री राम मोहन नायडू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो टाटा ग्रुप था उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक मेमोरियल बनाएंगे, हाँ, इसको याद करने के लिए। तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ गया। द AI-171 मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड बाय टाटा ग्रुप एज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। अब पूछ रहे हैं कि कहां पे उसको पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह उन्होंने किया। सो राइट आंसर इज अहमदाबाद, गुजरात, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि एक जो सोल सर्वाइवर था, एक जो इंडिविजुअल बच गया, वो कहां का था, उसकी नेशनैलिटी क्या थी? सो क्वेश्चन इज सोल सर्वाइवर ऑफ द एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 एक्सीडेंट इज, वो कौन था, उसकी नेशनैलिटी क्या थी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ही वॉज अ ब्रिटिश नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब देख लो, आपने सोचा होगा कि इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, बट आया है। तो ये एक हमारे लिए एक फ्रेमवर्क हो जाता है। जो हमारे अभी के प्रेजेंट एस्पिरेंट्स है जिन्होंने पेपर दिया है, उनको तो पता लग जाएगा कि हाँ भाई सही आंसर क्या है, गलत आंसर क्या है। जो फ्यूचर के हमारे एस्पिरेंट्स हैं
उन्हें इससे क्या इंसाइट्स मिलेंगी कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी टारगेट किया जा सकता है आपके एग्जाम में। तो कभी भी आप नेक्स्ट टाइम एडिटोरियल, कोई आर्टिकल, कोई न्यूज पढ़े, अपने दिमाग को खुला रखें ताकि इन सब चीजों को भी आप आसानी से कैटर कर सके। तो नेक्स्ट इज पूछ रहे हैं कि वो एजेंसी कौन सी होती है जो एयर क्रैश को इन्वेस्टिगेट करती है। द एजेंसी दैट प्रोब्स द फेटल एयर क्रैश ऑफ AI-171। तो राइट आंसर इज योर AAIB। व्हाट इज AAIB? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। तो नेक्स्ट इज द एयर इंडिया फ्लाइट AI-171। अब पूछ रहे हैं कि जो एयरक्राफ्ट था वो कौन सा था इसमें से। अब ऑब्वियसली देखिए, अब पढ़ेंगे उसमें एयरक्राफ्ट, अगर आप उसको मतलब कि एक जनरल रीडिंग दे रहे हैं तो आपके दिमाग में वो चीज नहीं रहेगी। दैट्स व्हाई बोला जाता है कि नोट्स मेकिंग इज ओनली सोल्यूशन फॉर अटेम्प्टिंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आपको नोट मेकिंग जरूर करनी है ताकि इन माइन्यूट डिटेल्स को आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सके। फाइनल टाइम के ऊपर जब रिवाइज करें उनको तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में रिवाइज होती रहे। तो राइट आंसर इज बच्चे बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर। परफेक्ट। तो दैट वाज बेसिकली द एनालिसिस ऑफ जीके एंड करंट अफेयर्स पोर्शन, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से आपके पैसेजेस पूछे गए हैं, उनसे आप किस किस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जामिनर वो फ्रेम कर सकता है। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम जब भी आप तैयारी करें तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि इस तरह से हमें नोट्स बनाने हैं ताकि जो माइन्यूट डिटेल्स है उसको भी हम मिस ना कर पाए। तो माय बेस्ट विशेस फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स, फॉर ऑल द फ्यूचर एंड द पास्ट एस्पिरेंट्स, जो हमारे प्रेजेंट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए होप सो द रिजल्ट विल बी वेरी गुड फॉर यू एंड यू विल एक्सेल इन एग्जामिनेशन। दैट्स ऑल। अभिलाष सिंह चौधरी साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे।